नमस्कार। तो घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है हर उस खबर को शामिल करना जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, और अगर कोई खबर जो जरूरी है और आपसे किसी वजह से मिस हो गई है वो भी आप इस खास बुलेटिन में पाएंगे। अनंत, तो चलिए श्वेता, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की अपने देसी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से जुड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि आईएनएस विक्रांत पहली बार मुंबई के तट पर पहुंचा है। बता दें कि मुंबई में भारतीय नौसेना की वेस्टर्न फ्लीट का मुख्यालय है। इस लिहाज से आईएनएस विक्रांत की मुंबई यात्रा काफी अहम है। आईएनएस विक्रांत भारत की आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का प्रतीक है। खास बात यह भी है कि भारत यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी कल मुंबई में आईएनएस विक्रांत का जायजा लिया। उन्होंने इस युद्धपोत पर तैनात स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के कॉकपिट में भी जाकर इसका मुआयना किया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया अब भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बहुराष्ट्रीय टेलिस्मैन सेबर अभ्यास में भाग लेगा। तो एक तरफ एक कदम और आगे बढ़ता हुआ ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये मजबूत रिश्ता, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत की शक्ति जो है वो आत्मनिर्भरता देखने को मिल रही है। पहली बार मुंबई में मुंबई वेस्टर्न फ्लीट का मुख्यालय आपको दिखा रहे हैं आईएनएस विक्रांत। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना कई सालों से, दशकों से एक्सरसाइज करते आ रही है फॉरेन नेवीज के साथ, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। पहली बार उन्होंने ऐलान किया है कि जो मलाबार एक्सरसाइज होगी वो इस बार ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास होगी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंस रखता है कि हम कैसे एक साथ मिलके काम करें, एक दूसरे नेवी की हाउ डू वी को ऑपरेट टुगेदर। इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें खास जोर रक्षा और सामरिक क्षेत्र पर साझेदारी पर है, तो साथ ही साथ आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी समझौते हुए हैं। पीएम अल्बनीज के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। खासतौर से रक्षा क्षेत्र में सहयोग और बढ़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं संस्कृति और लोक परंपरा के रंग। गुजरात के छोटा उदयपुर से आई है कुछ खास तस्वीरें। रंगोत्सव के बाद भी गुजरात के छोटा उदयपुर की रंगत बरकरार है। वहां अभी भी ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है और लोक कला का रंग जमा हुआ है। संस्कृति और परंपरा को निभाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी है। असल में होली के तुरंत बाद छोटा उदयपुर में गोल फेरिया मेला लगता है। ये आदिवासी समुदाय का एक विशेष पर्व है। आपको बता दें कि शुरुआत पूजा पाठ से यहां पर होती है, फिर लोग झूमते हुए मैदान के बीच बने एक मचान का चक्कर लगाते हैं। इसी मचान के ऊपर लगा है गोल फेरिया, जिसके नाम पर मेले की पहचान सदियों से कायम है। गोल फेरिया के एक सिरे पर रस्सी से एक आदमी लटका दिखता है, जबकि कुछ लोग दूसरी तरफ मौजूद इस गोल चक्कर को तेजी से घुमाते नजर आते हैं। ये हैरत अंगेज कारनामा देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां पर जुटती है। लेकिन श्वेता, यहां पर हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ये खेल देखने में भले ही रोमांचक लगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि जो लोग इस खेल में शिरकत करते हैं वो पारंगत होते हैं, काफी दिन से प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद ही इसके अंदर वो शिरकत करते हैं।
आपको बता दें कि देश भर में होली का त्यौहार संपन्न हो चुका है, लेकिन देश के कई इलाकों में अभी भी होली का खुमार चढ़ा हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं कुछ शानदार तस्वीरें। ब्रज मंडल में अभी भी रंगोत्सव के रंग बाकी है। इस सिलसिले में कल मथुरा के बलदेव इलाके में दाऊजी मंदिर में कपड़ा फाड़ होली खेली गई। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए लोगों ने शानदार उत्सव में हिस्सा लिया और होली खेलने में मगन नजर आए। उधर मध्य प्रदेश में छतरपुर के बागेश्वर धाम में होली के रंगारंग उत्सव का एक दिन पहले समापन हो गया। 2 दिनों तक चले इस होली के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त बागेश्वर धाम में होली खेलने पहुंचे। वो बाबा के गीतों पर झूमते, नाचते, गाते नजर आए। बाबा ने भी भक्तों को निराश नहीं किया। उन्होंने खुद माइक थामा और होली से जुड़े कई गीत गाकर समा बांध दिया। इस दौरान उन्होंने अपने भक्तों को रंग भी लगाया। बता दें कि बरसाने की तर्ज पर झांसी के गांव में भी लठमार होली खेले जाने की परंपरा है। झांसी जिले के रक्सा ग्राम डगरवाहा में होली की दूज यानी कि होली के दूसरे दिन लठमार होली खेली जाती है। लोगों की माने तो लगभग 1100 साल पहले मथुरा से आकर एक गांव में बसने वाले एक परिवार ने इस परंपरा की नींव रखी थी, जिसका पालन गांव के लोग आज भी करते हैं। इस बार भी गांव में लठमार होली का आयोजन किया गया और लोगों ने इसका खूब आनंद उठाया। वहीं उत्तर प्रदेश में जगह जगह से पुलिस वालों की होली की तस्वीरें आई हैं। दरअसल पूरा देश अब 8 मार्च को होली मना रहा था, तो पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर नजर रखने में जुटे थे। लोगों का रंगोत्सव खत्म हुआ तो पुलिस वालों ने भी जमकर होली खेली। लखनऊ से लेकर अयोध्या और वाराणसी से लेकर तमाम शहरों तक पुलिस वाले होली के बाद होली खेलते नजर आए। अब एक रोचक खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी देखिए। हेमंत सोरेन कल देर रात संथाली महिलाओं और पुरुषों के साथ ढोल बजाते नजर आए, जमकर थिरके। दरअसल हेमंत सोरेन रामगढ़ जिले में अपने पुश्तैनी घर नेमरा पहुंचे थे, तो उनके स्वागत में स्थानीय लोगों ने ढोल बजाया और हेमंत सोरेन भी खुद को रोक नहीं सके, वो भी लोगों के साथ जमकर थिरकने लगे। आपको बता दें हेमंत सोरेन का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ महापर्व मनाने के लिए अपने पैतृक आवास नेमरा आए हुए थे। यहां उन्होंने अपने रीति रिवाज से कुल देवता की पूजा की और पारंपरिक तरीके से प्रसाद ग्रहण किया। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव में लोगों के बीच नाचते झूमते नजर आए। नेमरा पहुंचे हुए थे और आदिवासी बहुल्य ये पूरा इलाका है यहाँ पर, और खास करके यहाँ पर जो पूजा हुई उसकी तस्वीरें तो हमने दिखाई और साथ ही देखा है कि किस तरह से मृदंग बजाते हुए हेमंत सोरेन अपने लोगों के बीच नाचते गाते नजर आए। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जो गांव के लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। और अब देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एडवेंचर। जी हां, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के टनकपुर में एक अलग अंदाज में नजर आए। सीएम धामी ने यहां पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ करने के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाया। सीएम धामी ने भारत नेपाल सीमा पर शारदा नदी में राफ्टिंग का मजा लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि एडवेंचर टूरिज्म में टनकपुर और शारदा नदी देश में ही नहीं विश्व के नक्शे पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरी दर्शन को आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के साथ ही राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का भी आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस सिलसिले में बार बार बर्फबारी के चलते कुछ बाधा तो आ रही है, लेकिन रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है और जरूरी सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। खासतौर से केदारनाथ धाम में आए दिन दोपहर बाद बर्फबारी हो रही है, जिससे मजदूरों को दिक्कतें आती हैं। लेकिन यात्रा शुरू करने के लिए उत्साह में इन मजदूरों के कोई कमी नहीं है और पूरे जोश के साथ वो अपने काम में जुटे हुए हैं। आपको बता दें केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। पहले चरण में केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया गया है। इस काम में 50 मजदूर प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। केदारनाथ धाम के नीचे पैदल मार्ग पर 3 से 4 स्थानों पर 10 फीट से अधिक तक के ग्लेशियर बने हैं। इन ग्लेशियरों को काटकर भी पैदल रास्ता तैयार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल मार्ग के डेंजर जोन को चिन्हित करके प्रशासन को जानकारी दे दी है, ताकि समय रहते पुख्ता इंतजाम कर लिया जाए।
अब खबर हिमाचल प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में 12 से 13 मार्च को बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते नए सिरे से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बता दें कि इससे पहले पिछले 24 घंटे में भी राज्य के कई इलाकों में बारिश हुई। हालांकि इससे तापमान में खास गिरावट नहीं आई। राज्य के लाहौल स्पीति में अभी भी तापमान -4 डिग्री तक बना हुआ है, जबकि ऊना में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में सरकार की तरफ से घाटी की लड़कियों को मुफ्त में स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग कैंप मशहूर हिल स्टेशन गुलमर्ग में लगाया गया है, जिसमें 45 लड़कियां शामिल हैं। यहां दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर पर ये लड़कियां अपने हुनर का प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, इस दौरान कोच उन्हें इस खेल से जुड़ी बारीकी समझाते हुए दिखे। असल में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हर साल इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को सभी जरूरी चीजें मुफ्त में मुहैया करवाई जाती हैं। तो स्कीइंग की ट्रेनिंग के लिए ये खास करके कैंप गुलमर्ग में लगाया गया है। आपको बता दें कि स्कीइंग के लिए अच्छी खासी बर्फ होना बहुत जरूरी है और गुलमर्ग का जो इलाका है, खास करके यहां पर बर्फबारी काफी ज्यादा होती है और इसी वजह से यहां पर स्कीइंग के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहां पर जो विंटर स्पोर्ट्स हैं उसका आयोजन हर साल होता है और ये खास करके ट्रेनिंग भी उसी का एक हिस्सा है। यहाँ के कोचेस बहुत अच्छे से सिखाते हैं और मैं लेजेंड स्कूल से हूँ और मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी गुलमर्ग आए, स्की करें, विजिट करें। या बहुत अच्छा ये वेदर भी फिलहाल है, बहुत एंजॉय हो रहा है और ये जो कोर्स है बहुत फायदेमंद है हमारी फ्यूचर के लिए। और जो गुलमर्ग प्लेस है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं बाकी लोगों से बोलना चाहती हूँ आप आइए, आप गुलमर्ग देखिए, एंजॉय कीजिए और अगर हो सके तो स्कीइंग कोर्स भी कीजिए। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के स्टेडियम में 100 फुट का राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है, तो वहां मौजूद हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा नजर आया। ये चिनाब घाटी में फहराया गया दूसरा सबसे बड़ा झंडा है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में किश्तवाड़ में 100 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लगाया गया था। और अब डोडा में शान से 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है। स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में हाथों में तिरंगा थामे शामिल हुए और मौके पर भारत मां के जयकारे लगाए। इस विशेष अवसर पर देशभक्ति गीत भी पेश किए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। नागपुर की जोया शेख ने विदेशी भूमि पर देश का परचम बुलंद किया है। अपनी काबिलियत के दम पर जोया ने मिसेज यूनिवर्स पेजेंट प्रतियोगिता में रनरअप के तौर पर खिताब हासिल किया है। बुल्गारिया की धरती पर आयोजित हुए इस समारोह में जोया ने कई देशों से आई सुंदरियों को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि इसी प्रतियोगिता में उन्हें कुल 4 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें मिसेज यूनिवर्स 2022-23 में तीसरे रनर अप का खिताब भी शामिल है। ये प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित हुई है। अब जोया स्वदेश लौट आई हैं। अपनी इस सफलता पर उन्होंने खुशी जताई है। जोया सराज शेख भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम की है। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहती हूँ कि लोग इसको जाने और लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करें और अपनी जिन भी औरतों को, जिन भी वुमेन्स को ये ख्वाहिशात होती है कि हमें ऐसे पेजेंट पे जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा पेजेंट है। जैसे मिस यूनिवर्स को हर कोई जानता है, बिकॉज मिस यूनिवर्स बोले तो ऑफ कोर्स ये सिंगल मतलब लड़कियों के लिए होता है, तो इसको हर कोई जानता है। बट मिसेज यूनिवर्स को हर कोई नहीं जानता है, अभी तक इससे कोई अवेयर नहीं। बिकॉज अभी तक मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या ये सभी को लगता है कि अभी तक 45 इयर्स में कोई भी इंडियन बनकर नहीं आई है, तो शायद इसलिए लोग इससे अवेयर नहीं है कि मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सके। कोई ना कोई एक इंडियन कभी ना कभी मिसेस यूनिवर्स का विनर का खिताब लेकर इंडिया में आए, तो मुझे बहुत प्राउड होगा उस दिन। आपको बता दें कि राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व और वहां जाने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। सरिस्का में रणथंभौर से एक नए टाइगर को आपको बता दें कि शिफ्ट किया गया है। करीब 3.5 साल के इस बाघिन का नाम ST-134 है, लेकिन सरिस्का आने के बाद इसे ST-30 का नाम दिया गया है।
अब सरिस्का में रणथंभौर से एक बाघ एक बाघिन आ चुके हैं। इस तरह सरिस्का में अब कुल 28 टाइगर हो गए हैं, जिनमें 14 बाघिन हैं, 8 बाघ और 6 शावक। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इस बाघिन को दवा देकर बेहोश किया गया। इसके बाद वन विभाग के बड़े अधिकारियों की देखरेख में पूरी हिफाजत के साथ इसे सड़क मार्ग से सरिस्का लाया गया, फिर देर रात इसे बाड़े में छोड़ दिया गया। और अगली खबर गोवा से है। गोवा में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए अब वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां MI-17 हेलीकॉप्टर्स को इस काम के लिए तैनात किया गया है, जो लगातार जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए आसमान से पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी वायुसेना का ये अभियान जारी रहा था। हेलीकॉप्टर ने कई उड़ानें भरी है और पानी बरसाया है। ये हेलीकॉप्टर एक बड़ी बकेट में नजदीक की झील या समंदर से पानी लेकर आए, फिर जंगल के ऊपर मंडराते हुए उसने पानी की बौछार की है। तो आपको बता दें कि गोवा में एयरफोर्स ने ये मोर्चा संभाला है और लगातार जंगल में जो यहां आग लगी हुई है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। गोवा में दूर दूर से सैलानी आते हैं, खास करके समुद्र की वजह से, बीचेस की वजह से, लेकिन खासियत ये भी है कि जो यहाँ नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ देखने लायक है। यहाँ पर जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें फिलहाल यहाँ पर आग लग गई है, जिसकी वजह से लगातार इसे बुझाने का जो मिशन है वो गोवा में चल रहा है और एयरफोर्स ने इस मिशन को संभाल रखा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जोधपुर के पास भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के एक जवान की सूझबूझ और सतर्कता से एक मुसाफिर की जान बच गई। दरअसल मुसाफिर चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और वो ट्रेन की चपेट में आ सकता था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद जवान ने तत्काल चुस्ती और फुर्ती दिखाते हुए उसे संभाल लिया। बताया जाता है कि मुसाफिर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। रेलवे सुरक्षा बल ने लोगों को सावधानी से सफर करने के लिए आगाह किया है। आपको बताएं कि ऐसे हादसे अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन कई मौकों पर यह भी देखा गया है कि जो सुरक्षा में तैनात जवान होते हैं वो फौरन चुस्ती दिखाते हैं और जान को बचा लेते हैं। लेकिन संभलना लोगों को भी है कि ऐसे रिस्क वो कतई ना ले कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें, उतरने की कोशिश ना करें। और लगातार ये जागरूकता अभियान रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से भी चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें सामने आती रही हैं।